नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपने उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को रामलला के गर्भगृह का भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि गर्भगृह 1000 वर्ग फीट का है। गर्भगृह के सम्मुख क्रमशः विशालकाय होते 3 मंडप होंगे, जिन्हें मंदिर की परंपरा में जगमोहन कहा जाता है और वास्तुशास्त्र की दृष्टि से इन्हें कोली नृत्य मंडप और रंग मंडप के नाम से जाना जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की से जुड़े कामेश्वर चौपाल का यह कहना है कि मंडप बहुत विस्तृत होगा और इसमें एक साथ 25,000 श्रद्धालु बैठ सकेंगे। मंदिर 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। 3 तल का मंदिर में 392 स्तंभों से युक्त होगा। भूतल पर 166, प्रथम तल पर 144 और दूसरे तल पर 82 स्तंभ लगेंगे। विधानमंडल सत्र की कार्रवाई के दौरान विधायकों के मोबाइल से सेल्फी लेने के साथ ही अन्य प्रकार की बाधा पहुंचाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना गंभीर हो गए। शुक्रवार को उन्होंने विधान भवन में तैनात चीफ मार्शल को विधायकों के मोबाइल फोन जब्त करने के निर्देश जारी किए। उनके इस निर्देश के बाद विधायकों में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायक मोबाइल लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के करीब जाकर सेल्फी लेने लगे, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी भी जाहिर की। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की विनिर्माण के लिए 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इन इकाइयों के स्थापित होने से कुल 1550 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं 26,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति के तहत इन्हें कई तरह की छूट दिए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। निवेशकों की ओर से वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, टच पैनल, स्मार्टफोन के विनिर्माण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। वहीं शुल्क में छूट और सस्ते में भूमि उपलब्ध कराने सहित आगे 8 वर्षों में राज्य सरकार पर 253 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जनहित, महंगाई ने आम जनता के जीवन यापन में चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। थाली से लेकर रोजी रोजगार, काम कारोबार, परिवहन, आवागमन, दवाई, पढ़ाई, सब कुछ महंगाई से बुरी तरह से प्रभावित है। आगे लिखा कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि भाजपा सरकार मुंह न छुपाए बल्कि जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव नोएडा के सेक्टर 70 बीजेपी युवा नेता योगेंद्र यादव के निवास स्थान पर पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपर्णा यादव का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोगों की भलाई के लिए काम किया है और कर रही है। वहीं शिवपाल यादव के सवाल पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमेशा राम राज की बात की है, जो तारीफ के योग्य है। उनकी तारीफ होना बनता भी है। शिवपाल यादव अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो शीर्ष नेतृत्व से बात करें। मैं इतना जानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात करी है और राम राज्य में कहा गया है कि जो राजा का पद है उसको हमेशा एक साधु ही संभालेगा। तो पहली शर्त भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी करी है कि योगी जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया है
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तारीफ के योग्य है उसकी सर्वथा हमेशा तारीफ होगी। योगी जी सच में तारीफ के काबिल हैं। जी चल रहा है, काफी लोग नाराज हैं, क्या पार्टी टूट रही है? मैं भाजपा की हूँ, आप मुझसे भाजपा के बारे में बात करिए। जी भाजपा में आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर जुमे की नमाज में बड़ी संख्या में मुसलमानों को बुलाया गया, जिसमें जुड़ा एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पोस्टर के अनुसार सभी लोगों को दोपहर 1 बजे बुलाया गया था, जिस पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने आपत्ति जताई। महासभा का कहना है कि वहां के मौलाना भारी भीड़ इकट्ठा करके उपद्रव फैलाना चाह रहे हैं, इसकी वो कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से टीले वाली मस्जिद को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इसे मुक्त कराने की मुहिम शुरू की। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि मौलाना ने लक्ष्मण टीला को टीले वाली मस्जिद का नाम दिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की मांग सरकार और लखनऊ जिला प्रशासन मौलाना पर करें सख्त कार्रवाई और इनकी पुरानी हिस्ट्री शीट भी निकाली जाए। PIL नहीं है, ये याचिका है, दावा है, ये हम लोग का 2013 से चल रहा है। तो उसमें हमारी 2 मांगे हैं, एक तो हमको मालकाना हक दिया जाए लक्ष्मण टीले का, और दूसरा हमको पूजा का अधिकार दिया है। 2 मांगों को लेकर के याचिका है पूरी। PIL नहीं है, ये याचिका है, दावा है, ये हम लोग का 2013 से चल रहा है। तो उसमें हमारी 2 मांगे हैं, एक तो हमको मालकाना हक दिया जाए लक्ष्मण टीले का, और दूसरा हमको पूजा का अधिकार दिया है। 2 मांगों को लेकर के याचिका है पूरी। लखनऊ में सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला अवैध बस और टैक्सी स्टैंड हटाने से जुड़ा हुआ है, जहां शासन के निर्देश के बाद भी पारा के बुद्धेश्वर चौराहे पर अवैध स्टैंडों को हटाया नहीं जा सका। दरअसल तारकटोरा के धनिया महरी पुल से बस संचालकों ने स्टैंड हटाकर अब बुद्धेश्वर चौराहा स्थित राम प्लाजा के बगल आम की बाग और मोहना रोड की सर्विस सड़क पर नया अड्डा बना लिया, जहां अनाधिकृत बसें एक के बाद एक रोड पर खड़ी होती हैं, जिसके चलते राहगीरों को जाम से मुक्ति नहीं मिल पाती। वहीं शासन के आदेश के बाद पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने जाम की समस्या से निपटने के लिए शहर भर में अभियान चलाया, लेकिन बुद्धेश्वर चौराहे पर एक दिन भी अनाधिकृत वाहनों के पहिए नहीं थमे और संचालन लगातार जारी है। लखनऊ में डीसीपी पश्चिम सुमीन वर्मा ने जो चौराहों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाए हुए हैं, लेकिन ई रिक्शा चालक अभियान का मजाक भी उड़ा रहे हैं। चौक थाना क्षेत्र की तरफ चौराहे पर फिर से ई रिक्शा चालक बेतरतीब ई रिक्शा खड़ा करके सवारियां भर रहे हैं, जबकि चौराहे से 50 मीटर दूर ई रिक्शा रोकने का नियम है, लेकिन ई रिक्शा चालकों में पुलिस का कोई डर दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से स्वच्छ भारत अभियान मिशन की धज्जियां उड़ रही हैं। शहर में सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। पूरा मामला जानकीपुरम के सुल्तानपुर गांव का है, जहां सफाई का हाल बदहाल है। जोन 3 की हम बात कर रहे हैं। जोन 3 के 60 फुटा रोड पर कूड़े का ढेर तो लग ही रहा है, वहीं नाली और नालों की सफाई नहीं की जा रही है। कई जगहों पर नालियों से गंदा पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसमें लोगों को होकर गुजरना पड़ता है। जोन 3 के जिम्मेदार अधिकारी नगर आयुक्त के आदेशों की धज्जियां तो उड़ाई रहे, साथ ही पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को भी पलीता लगा रहे हैं। कानपुर में अवैध बस स्टैंड को हटाते हुए वैध बस स्टैंड को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए स्थानों को चिन्हित करने के लिए टीम को 3 दिन का निर्देश जारी किया गया था, जिस क्रम में झकरकटी बस अड्डा का निरीक्षण किया गया। बस स्टैंड के दोनों तरफ वैध स्टैंड स्थापित करने के लिए संयुक्त रूप से टीम का निरीक्षण किया। टीम ने निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड के दोनों साइड में स्टैंड के दोनों जगहों का चिन्हांकन किया गया। स्टैंड को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने टीआई को निर्देशित भी किया है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, ज्वाइंट सीपी ने रूट मार्च किया। झकरकटी बस अड्डे से टाटमिल रेल बाजार 1 नंबर स्टेशन तक
रूट मार्च कर लोगों से सीधे संवाद किया। किसी भी प्रकार की जो अवैध रूप से संचालित टेम्पो टैक्सी स्टैंड है उस पर हम लोग विकल्प क्या दे सकते हैं। खास तौर पे सबसे बिजनेस रूट्स में जो बस स्टैंड है उसमें और सारे स्टेक होल्डर्स से बात करते हुए हम लोगों ने फुटप्रिंट की है और इस पर विकल्प पर भी बात हो गई है। उसमें बहुत खाली कराने का प्रयास है। अब ये जो एक बहुत ऐसा पॉइंट था हमारा जहाँ बार बार जैम लगता था वो खाली होगा। सिविल डिफेंस के लोग भी आज हम लोग के साथ मौजूद थे। कई व्यापारी संगठन बीच बीच में बातचीत होती रही, तो एक अच्छा विकल्प निकल कर आया है और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। रेलवे स्टेशन तक फुट पेट्रोलिंग करेंगे। मुख्य उद्देश्य ये था कि ये कानपुर का वो सेंट्रल एरिया जहाँ पर हरदम जाम की समस्या रहती है और उसी में हमने बस अड्डे के पास 2 जगह आइडेंटिफाई करी हैं मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा, जिनको डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर टेम्पो स्टैंड बनाया जाएगा। अभी भी वर्तमान में भी वहाँ पे बैरियर लगा के उनको अलग साइड किया हुआ है, लेकिन ये दोनों एरियाज के सही होने से और एक टेम्पो स्टैंड बनने से जो जाम की समस्या है वो पूरी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन 50 to 60% उसके अंदर सुधार होगा। यूपी में राशन कार्ड को रद्द करने को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कानपुर महानगर की शहर कांग्रेस कमेटी उत्तर दक्षिण और जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और उसके जिला स्तरीय संबंधित विभागों की ओर से राशन कार्ड सत्यापन और निरस्तीकरण के संबंध में जानबूझकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने की कपटपूर्ण कार्रवाई की आलोचना करते हैं। साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जनसाधारण को दी गई गारंटी के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाए। कांग्रेस ऐसा होता है तो मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगी, सड़कों पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी, जिसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। लेकिन आज का जो प्रदर्शन है, जो सबसे हमारी प्राथमिक चीज है रोटी, सरकार ने उस पर डाका डालने का काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने। 2013 में यूपीए सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया था, जिसके तहत हिंदुस्तान का अंतिम व्यक्ति तक उसकी उदर पूर्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना ऐसे काल में जब पूरा देश पूरी दुनिया करा रही थी, तो उस दौरान जिन लोगों को उसमें झूलों में प्रधानमंत्री जी के फोटो, प्रचार सामग्री का खूब आप सभी जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, का काफ़ी इस्तेमाल किया गया। ऐसे लगा कि वो अपनी व्यक्तिगत खेतों से भेज रहे हैं अनाज। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं, वो आए दिन अखबारों के जरिए, मीडिया के और माध्यमों के जरिए ये बार बार लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हमीरपुर में राठ कस्बे में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। ये अभियान पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाया गया। अंबेडकर चौराहे से बजरिया, रामलीला मैदान, पड़ाव और कोतवाली तक अभियान चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई और सड़क किनारे बनी पटरी और नाले पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार और अन्य लोगों को चेतावनी भी दी गई। सड़क किनारे, पटरी और नाले के ऊपर अतिक्रमण न करने के लिए जागरूक भी किया गया। ठीक सर, जी सर। शासन के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जितने हैं, उन लोगों का निर्देश है कि शहर को न केवल अतिक्रमण मुक्त बनाना है, बल्कि सड़क सुरक्षा प्राथमिकता में रखनी है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में जो होने वाली मौतें हैं, जो अपूरणीय क्षति है, उसमें हम अधिकतम कमी ला सकते हैं। कोविड काल से अधिक अगर दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है तो ये हम लोगों के लिए शर्मनाक स्थिति है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज पीडब्ल्यूडी, हमारे पुलिस विभाग और राजस्व प्रशासन विभाग सभी लोगों के द्वारा मिल करके ये सड़क जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जो भी वाहन चालक थे, दोपहिया वाहन चालक, जो 2 सीटर गाड़ी पर 2 लोग बैठे और दोनों हेलमेट लगाए गए थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की, जहां सभी स्टूडेंट, डॉक्टर्स, फैकल्टी और आसपास के निवासियों को यातायात के प्रति जागरूक करने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का नेतृत्व डॉक्टर मनीष सिंह ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में
एडीसीपी ट्रैफिक राहुल मिठास और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यशाला में यातायात नियमों के साथ सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा से संबंधित बिंदुओं को अवगत कराया गया। सुरक्षा और उसके सिद्धांतों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर काला और उनकी टीम द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया था। इसी सेमिनार में आज उसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें हम लोगों ने ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए और उसके जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बताया। कुशीनगर जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पडरौना नगर में सड़क के किनारे व्यापारियों की ओर से सामान रखकर किए गए अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी। जब अतिक्रमण नहीं हटा तो पडरौना तहसील के एसडीएम और सीओ की अगुवाई में भारी मात्रा में पुलिस और नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों के साथ जेसीबी लेकर नगर में अतिक्रमण हटवाने पहुंचे। वहीं जब व्यापारियों ने देखा कि अतिक्रमण हटवाने के लिए पुलिस बुलडोजर लेकर सड़क पर आते देख व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को देखते हुए कुछ व्यापारी खुद अपने हाथों से सामान हटाते दिखे। वहीं नगर के पटरी पर जो भी अतिक्रमण था उन्हें जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया। पटरियों पर व्यापारियों की ओर से किए गए अतिक्रमण को भी हटवाकर खाली कराया गया। और अब खबर है कानपुर से, जहां गोविंद नगर थाना क्षेत्र की विद्यार्थी मार्केट में शातिर मामा ने अपने भांजे को आपको बता दें कि कूटरचित सहमति पत्र के आधार पर फर्जी फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाकर भांजे की फर्म हड़प ली। जानकारी होते ही भांजे ने विरोध किया तो उसे उसी की दुकान से भगाकर मामा ने दुकान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद भांजा न्याय के लिए 2 महीने से गोविंद नगर थाने से लेकर डीसीपी साउथ के दफ्तर के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सड़कों पर लापरवाही से स्टंट करने वालों की कई खबरें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी, उनके वीडियो भी आपने देखे होंगे, लेकिन आज तक आपने सड़कों पर शक्तिमान को कभी नहीं देखा होगा। और आज हम आपको नोएडा के सेक्टर 63 की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक युवक शक्तिमान की धुन पर खुद शक्तिमान बनकर बाइक पर स्टंट करता हुआ नजर आता है। बाइक पर स्टंट करने वाला ये युवक सेक्टर 63 और छिजारसी के बीच अपने करतब दिखा रहा है। ये बाइक पर बैठकर उसे हल्का जंप भी करवाता है, यानी कि हल्के फुल्की जंप भी वो करता है। और इसके साथ ही इस दौरान बैकग्राउंड में शक्तिमान का टाइटल सॉन्ग भी चलता रहता है। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है शक्तिमान, शक्तिमान। नोएडा के साइबर क्राइम थाना सेक्टर 36 पुलिस ने एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। नाइजीरियन युवक फर्जी वेबसाइट बनाकर भारतीय महिलाओं से शादी के नाम पर ठगी करता था। क्राइम टीम को अब तक 300 से ज्यादा लड़कियों के डिटेल मिली जानकारी के मुताबिक नाइजीरियन युवक महिलाओं से इमोशनल बातें करके ठगी किया करता था। ठगी की शिकायत करने वाली असम राइफल में तैनात महिला से 60 लाख रुपए की ठगी की गई थी। आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया नाइजीरियन शख्स अब तक 3 से 4 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। इसके एक बार हाथ पकड़ दो।
हमीरपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने हत्या के आरोपी गैंगस्टर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला मुस्करा थाना इलाके के शिवनी डेरा का है, जहां युवक का शव बरामद हुआ। दरअसल मामला पत्नी से अवैध संबंध के चक्कर में आरोपी ने एक युवक को शराब पिलाकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया और इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। ये मामला जो है थाना मुस्करा से संबंधित है। इसमें जो एक व्यक्ति थे मूलचंद और उनकी गुमशुदगी और उसके बाद उसमें जो है उनके अपहरण का मुकदमा इसमें लिखा गया और इसमें लगातार पुलिस जांच कर रही थी और इसमें छानबीन कर रही थी कि इसकी घटना के पीछे क्या है। इसी क्रम में ये जानकारी हुई कि इस व्यक्ति की जो हत्या है कल्लू नाम के व्यक्ति जो उसी गांव का उपरह का है उसने कर दी है। इसके पीछे कारण ये था कि कल्लू की पत्नी का हाथ जो है मृतक ने पकड़ लिया था। इस बात से इसे रंजिश मान रहा था और इसी को लेकर के इसने अपने भाई और अपनी मां की सहायता से खेत पर शराब पिलाने के बाद डंडों से मार करके इसकी हत्या कर दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव लटका हुआ मिला है। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि उसकी पत्नी ने अपने भाइयों के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पत्नी उससे रोज लड़ाई करती थी और बताया जा रहा है कि शादी बीते दिसंबर में हुई थी। शुरू के कुछ दिनों तक वो सब ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में पत्नी उसके साथ झगड़ा करती थी। लखनऊ में पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक रेलवे सौमित्र यादव ने जीआरपी लाइन परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्य आरक्षी को एस्कॉर्ट के दौरान की जाने वाली सावधानियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए। साथ ही आपको बता दें कि कोविड-19 के दृष्टिगत भारत सरकार की ओर से निर्गत उचित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए निर्देशित भी किया गया। लखनऊ के सोपान एनक्लेव में देर रात ताबड़तोड़ गोलियां चली। मामला लखनऊ के मंडियों थाना क्षेत्र का है, जहां मामूली आपसी विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, जिसमें करीब 8 राउंड गोली चली और आपसी विवाद के चलते रात 12 बजे ये गोलियां चली हैं। मौके पर एसीपी और एडीसीपी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।